9 मई का ऐतिहासिक दिन आज मैं आपको जो फिलिस्तीन में जो हुआ उसका जो डेली राउंड अप बता रहा हूं वो वाकई टर्निंग पॉइंट है। अमरीश मिजरा स्पीक्स में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे जो पहली बात हुई है वो ये हुई है कि इजराइल जो है वो जिस तरीके से एक ऑफेंसिव लिए हुए था डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल, उसकी जो हवा निकली, उसकी हवा इसलिए निकली क्योंकि हमास ने जो पूरी तरह से एक अपना दांव खेला, जिसके बारे में हम आपको दो दिन पहले बता चुके हैं, जो सीज फायर उसने एक्सेप्ट कर लिया, उससे इजराइल की हवा निकल गई। अब जो सारे बीबीसी, गार्जियन, सारे अखबार कह रहे हैं कि भाई अब तो सीज फायर ये तो तुम्हारे हिसाब से है, इसको तो एक्सेप्ट कर लो। जो हमास कह रहा था परमानेंट सीज फायर शब्द आना चाहिए, वो मान गया है कि फर्स्ट फेज में टेम्पररी सीज फायर, सेकेंडरी फेज में परमानेंट सीज फायर। मैंने आपको बताया था 42 दिन की 3 फेज, तो वो लोग कह रहे हैं। और उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से एक इजराइल और ज्यादा इंटरनेशनल आइसोलेशन में जा रहा है। अब देखिए, अब डेली राउंड अप पे पहले आते हैं। देखिए, सबसे पहले जो एम्स्टर्डम में एक जबरदस्त, मतलब आप बताइए, नीदरलैंड्स जो है ऐतिहासिक यूरोपियन कंट्री है। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, जो इंग्लिश ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1680s में जो हुआ था, उसके पहले 16th सेंचुरी में सबसे पहले नीदरलैंड्स में डच रेवोल्यूशन हुआ था और उसने एक तरह से नए दौर का आगाज किया था, जो कि हम लोग कहते हैं। और एम्स्टर्डम में बहुत दिनों से कोई आंदोलन नहीं हुआ है और ये अचानक, देखिए आप ये इसको ध्यान से सुनिए, as a full on revolt develops in the streets of Amsterdam today। मतलब पूरा एक छात्रों का पूरा विद्रोह, फुल ऑन विद्रोह ये एम्स्टर्डम के सड़कों पे देखा गया। और पैलेस्टीन जो सॉलिडारिटी प्रोटेस्टर्स हैं, छात्र, उन्होंने क्या किया कि आमतौर पे बाड़े जो हैं चारों तरफ वो पुलिस लगाती है, ठीक है, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। इस बार बाड़े जो हैं वो छात्रों ने लगा दिए, पुलिस अंदर ही, वो उन्होंने फेंस कर दिया पूरा, जिस एरिया में वो लोग थे उसको फेंस कर दिया। मतलब ये जो टैक्टिक्स है, ये आपको बताएं 2019 में एक बार हमास ने भी यूज की थी। अब आप ये देखिए कि कैसे ये जो टैक्टिक्स हैं जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस यूज कर रहा है, दुनिया में पहुंच रही हैं। ये एक तरह से दुनिया में एक बड़ी क्रांति की तरफ चीजें बढ़ रही हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं कि कल कुछ हो जाएगा, परसों कुछ हो जाएगा, लेकिन जब उसकी टैक्टिक्स आ रही हैं तो आप बताइए फिर उसका रिजल्ट फिर आना क्या 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 बहुत दूर रहेगा। जो दुनिया का सबसे, जो आखिरी दुनिया का गुलाम देश है, एक तरह से सारे देश आजाद हो चुके हैं, साउथ अफ्रीका भी आजाद हो गया, फिलिस्तीन एक आखिरी दुनिया का गुलाम देश है। और वो किसको इंस्पायर कर रहा है? जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड, जो यूरोपियन कंट्रीज है उसके जो सबसे एडवांस स्टूडेंट्स, उनको इंस्पायर कर रहा है। ये डायलेक्टिक्स है हिस्ट्री, दिस इज द डायलेक्टिक्स ऑफ हिस्ट्री। और आप ये देखिए कि यहाँ पर जो उसके बाद जो आए वीडियोस एम्स्टर्डम के ही, लगातार जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होता रहा, लगातार पुलिस के साथ झड़पें होती रहीं, पूरा एम्स्टर्डम डिस्टर्ब रहा जैसे कभी पहले नहीं हुआ है। और वहाँ के अथॉरिटीज ने कहा, हम लोग ने सोचा तक नहीं था कि एक पैलेस्टाइन का इशू इस तरह का हो जाएगा। अभी तक तो जो पीसफुल प्रोटेस्ट होते थे, लेकिन फिर गाजा में इतना नरसंहार भी तो किया इन लोगों ने। स्टूडेंट्स सबसे सेंसिटिव होते हैं, स्टूडेंट्स नहीं सड़क पे आएंगे तो कौन आएगा। और इन लोगों ने पूरा जो है एक जो और सिटी है नीदरलैंड्स की, यूट्रेक्ट, बहुत ऐतिहासिक सिटी है जो ये यूट्रेक्ट, तो यूट्रेक्ट में भी विद्रोह हो गया। और इन्होंने अपने जो वो है, और इसको नाम इन लोगों ने बैटल ऑफ एम्स्टर्डम दे दिया, बैटल ऑफ एम्स्टर्डम। ये नाम दिया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बैटल ऑफ एम्स्टर्डम जो है वो इस तरीके से जो पूरी चल रही है। और उसमें इन लोगों ने पहली बार जो कुछ प्रो इजरायली टीचर्स हैं, और खासतौर पे टीचर्स भी नहीं कहना चाहिए, फैकल्टी मेंबर्स नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं और जो कहीं ना कहीं इजरायली एंटिटीज में इन्वेस्ट किए हुए हैं, उनको भी मारा, उनको घेर के मारा छात्रों ने, झापड़, वो मतलब वो वाला मारना, झापड़ मारना। तो ये देखिए एक मतलब हैरत कर देने वाली बात है। और ये सब चीजें रेजिस्टेंस के जो वीडियोस हैं और जो फिलिस्तीनी जनता, गाजा की सफरिंग एक तरफ, और एक तरफ सफरिंग, एक तरफ हीरोइज्म, एक तरफ जो है वो जो लोग झेल रहे हैं, मतलब अमानवीय जो पूरा। आज फिर देखिए अल शिफा हॉस्पिटल से फिर से 50 लाशें निकली हर दिन।
लाशें पे लाशें निकल रही हैं। मतलब कितने लोगों को इजराइल ने वहां मार के जिंदा गाड़ दिया, ये अभी तक क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, और इससे लोग पूरी तरह से नाराज हो रहे हैं। पूरा मतलब मैं तो वीडियो जब बनाता हूं तो मुझे रोज चीखने का मन करता है, रोज चिल्लाने का मन करता है, और वो तो मैं कंट्रोल करता हूं, क्योंकि भाई मेरा जॉब एक रिपोर्टिंग करने का है और एक पॉलिटिकल ओरिएंटेशन देने का है, क्योंकि कल को हम लोग लीडरशिप भी देंगे जो रेजिस्टेंस मूवमेंट इंडिया में होगा, साउथ एशिया में होगा। तो लेकिन इसमें जो है हमको समझ में आता है कि इस तरह से क्यों छात्र उद्वेलित हैं। उसके बाद देखिए हिजबुल्लाह ने एक लगातार स्ट्राइक्स की। अल अस्सी एक साइट है उस पे, मेतुल्ला पे, उसके बाद जो कफ्र शुबा साइट है उस पे, उसके बाद वेस्टर्न सेक्टर में जो श्लोमी साइट है उस पे, उसके बाद मलकिया जो साइट है उस पे, यारा एक इजरायली साइट है उस पे। तो वो ईस्ट और वेस्ट जो सेक्टर्स हैं दो में डिवाइड करके पूरा हमला करता है। उसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, जो फिलिस्तीन के जो हमास जिस चीज पॉलिसी को फॉलो करता है कि फोन इस्तेमाल नहीं करना है। फोन, इन्होंने लिखा है फोन इज द बिगेस्ट वेपन इन द हैंड्स ऑफ द एनिमी। फोन से जो टैपिंग, फोन को जो ट्रेस करते हैं लोग, उससे बड़ा कोई मतलब वो नहीं है। उससे बड़ा, सबसे बड़ा हथियार दुश्मन के हाथ में है कि रेजिस्टेंस के हाथ में फोन है। तो इन्होंने ये चीज कम्युनिकेट की वर्ल्ड स्टूडेंट मूवमेंट को, और वर्ल्ड जो स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा है उन लोगों ने बकायदा सर्कुलर जारी किया कि डिजिटल सिक्योरिटी जैसी कोई चीज है ही नहीं, देयर इज नो सच थिंग एज डिजिटल सिक्योरिटी। और इसमें जो है आप लोग फिजिकल जो पूरा एक मोबिलाइजेशन है कि एक जगह से दूसरी जगह खुद जाना जैसे पहले होता था, फिजिकल मोबिलाइजेशन ही असली मोबिलाइजेशन है। और उसमें कुछ इस तरह की, जैसे कुछ सुपर वीपीएन्स हैं, सिग्नल ऐप है, प्रोटॉन है, मेल है, टेलीग्राम है। तो इस तरह के कुछ जो ऐप्स हैं उनको आप यूज करिए, और उनको भी बहुत लिमिटेड यूज करिए, एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए। जब आप किसी चीज को मोबिलाइज करते हैं तब उस समय नहीं। और उन लोगों ने 4 इस तरह के ऐप्स जो टेलीग्राम चैनल्स के नाम भी दिए हैं, एस्केलेट फॉर गाजा, विद इन आवर लाइफ टाइम्स, रेजिस्ट, ये पॉपुलर यूनिवर्सिटी फॉर गाजा, इस तरह से उन्होंने 3 जो है उसके नाम भी दिए। और फिर जो स्पेन, उसके बाद आती है खबर कि स्पेन में छात्रों ने विद्रोह कर दिया है, और स्पेन में मैड्रिड में, बार्सिलोना में, 2 जो शहर हैं वहां पर एक बड़ी संख्या में छात्र निकल आए हैं, और वहां पर अभी भी संघर्ष, मतलब वहां तो अभी मेरे ख्याल से दिन होगा, तो अभी वहां पर एक तरह से संघर्ष जारी है। उसके बाद देखिए पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने मारना शुरू किया, और उसने अल जैतून जो नेबरहुड है उसके पहले, उस पर अपना सबसे पहला हमला किया, अल साबरा एंड अल जैतून पे। और फिर वही कबातिया जेनिन में देखिए पूरी तरह से आईडीएफ की कोशिश है कि वो लिबरेटेड जोन तोड़ा जाए, लेकिन वहां पर कबातिया में लड़ाई हुई जिसमें आईडीएफ को फिर से पीछे हटना पड़ा। फिर एक देखिए डॉक्यूमेंट्री एक रिलीज हुई है। ये डॉक्यूमेंट्री मेरे ख्याल से 2023 की शुरू में बनी थी, रिलीज अभी हुई, फ्रॉम इनसाइड द माइंड ऑफ यहिया सिनवार। यहिया सिनवार क्या सोच रहा है, यहिया सिनवार क्या सोच रहा है, आप ये सोचिए। तो अब इसमें जो है ये जो डॉक्यूमेंट्री है, ये अल-अक्सा फ्लड की जो लड़ाई है वो उसके बारे में। और मैं आपको बताऊं कि देखिए मैं आज बार बार कहता हूं, भूल जाता हूं, लेकिन आज मैं अपने उसमें अपना ईमेल आईडी डालूंगा कमेंट्स लिंक में। आप उसमें आप मुझे करिए, ईमेल करिए, और मैं, आप जैसे नंबर देंगे तो मैं ज़रूर उसमें नंबर में इससे आपके ये वाला वीडियो जो है इनसाइड द माइंड ऑफ यहिया सिनवार, इसको मैं ज़रूर आपको, मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं इसको दूंगा आपको। और इसमें देखिए पूरा जो एक प्लानिंग जो 7 अक्टूबर की है, यहिया सिनवार किस तरह का शख्स है, उसने किस तरह से सोचा, किस तरह से चीज़ों को किया, ये डॉक्यूमेंट्री उसके बारे में। फिर एक वीडियो आता है, थोड़ा डिस्ट्रेसिंग वीडियो है, जिसमें इजिप्शियन सोल्जर्स कुछ पैलेस्टीनियंस पे हमला कर रहे हैं। इजिप्ट में मैंने बताया आपको, अभी आगे उसकी और खबर आएगी कि मोसाद एजेंट को इजिप्ट के रेजिस्टेंस ग्रुप ने मार दिया गोली। उसका वीडियो भी आज उन लोगों ने जारी कर दिया। बहुत बड़ी खबर है ये। तो इजिप्ट में ऑब्वियसली जो प्रो इजरायली कुछ फोर्सेज हैं, उन्होंने कुछ फिलिस्तीनियों पे, उसकी सेना में जो है, क्योंकि बहुत इजिप्ट डिवाइडेड सोसाइटी है,
वहाँ पर मुस्लिम ब्रदरहुड का बहुत बड़ा एक हिस्सा है, लेकिन उसके साथ साथ जो अल सीसी और एक जो प्रो इजरायली कंपोनेंट है वो भी है। अब उसके बाद देखिए जेनिन के कवाथिया में एक और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जो रेजिस्टेंस ने एक तरह से अल्टीमेटम दिया था आईडीएफ को कि हम एक बड़ा एक्सप्लोजन करेंगे अगर तुमने खाली नहीं किया। उस तरह से इन लोगों ने एक बड़ा एक्सप्लोजन किया जब आईडीएफ ने खाली नहीं किया, आईडीएफ की जो रियर गार्ड था, तो और उससे फिर आईडीएफ में और भगदड़ मच गई। उसके बाद आप देखिए चीताज ऑफ द ब्रिगेड, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था आपको कि ये जो जेनिन ब्रिगेड है उसमें भी जो एक चीता यूनिट है, चीता उसको बकायदा चीता ही कहते हैं उसको, चीता जो यूनिट है उसके पास वो स्पेशलाइज्ड है, जैसे फ्रॉगमैन है, या जैसे एक स्पाइडर ब्रिगेड भी बन रही है। ये जो चीता ब्रिगेड है ये खास तरह से चीतों की तरह लीप भी करती है, इसको वो उस तरह की ट्रेनिंग दी गई है कि ये लीप कर सके, ये कुछ हमला कर सके। और जैसे जो एक जो होता है ना, एक जो लाउंज करके ऐसे ऐसे धीरे धीरे से आके वो जो पैंथर की एक चाल होती है, उस तरह से जो मतलब उसका नाम जो चीता रखा है इन लोगों ने, तो मतलब जैसे पैंथर और चीता अलग होते हैं, लेकिन चीता ब्रिगेड का जो एक पूरा रोल है वो पैंथर जैसा है, एक तरह से वो पैंथर ब्रिगेड है। और पैंथर आप जानते हैं, ब्लैक पैंथर इधर इसराइल में भी इजरायली ब्लैक पैंथर्स 70s में थे, बाकी और देशों में भी थे, और अब तो हमास के अंदर बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं। उसके बाद देखिए जो इराकी रेजिस्टेंस है उस पर इसराइल ने हमला करने की कोशिश की सीरिया में, और सीरियन कैपिटल में जो कुछ कल्चरल सेंटर, कुछ इराक का जो अल नुजूबा मूवमेंट है उसका है, उस पर बम्बार्डमेंट करने की कोशिश की, लेकिन सीरियन गवर्नमेंट ने पहले ही वो सायरन्स एक्टिवेट हो गए और इस इजरायली हमले को नाकाम कर दिया। उसके बाद इसराइल ने एडमिट किया कि उसके कुछ सोल्जर्स जो हैं वो जो हिजबुल्लाह ने कल स्ट्राइक्स किए थे उसमें उसका एक सोल्जर मारा गया, एक मतलब 11 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, एक सोल्जर उसने एक्सेप्ट किया कि वो मारे गए। उसके बाद देखिए कुछ जो राफा में जो, अच्छा राफा के बारे में आपको बताएं कि जिस तरीके से इसराइल हमलावर था अब वो उस तरह से हमलावर नहीं है, और उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा आगे कि उसमें जिस तरह से इंटरनेशनल पूरा इसराइल पे प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन उसमें जो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मिलिटरली इसराइल हेजिटेट करने लग रहा, और उसकी वजह जो कल मैंने आपको डिटेल बताया था कि कैसे रेजिस्टेंस ने पूरी प्लानिंग की, यहाँ मारा वहाँ मारा, पूरी जो कहानी मैंने आपको वृत्तांत बताया था, उतार चढ़ाव जो पूरा हुआ था, 40 मिनट का कल का वीडियो था। मैं चाहूँगा आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि देखिए एक बार देखने से वो बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि मतलब समझ में आती है लेकिन वो डिटेल, उसकी जो डिटेलिंग है, मैं चाहता हूँ कि अमरीश मिश्रा स्पीच की खासियत उसकी डिटेलिंग है। अगर डिटेलिंग में हम और ज़माना डिटेलिंग का आ रहा, अब वो ज़माना नहीं रहा कि ऊपरी ऊपरी बात करके आप चले जाइए। अभी हमने आज ही वीडियो डाला है मोदी पे, मोदी डिटेल्स में फंस गया है। मोदी ऊपर का एक नैरेटिव, उसने सोचा हम नैरेटिव सेट करते हैं, उसका दिमाग ये चढ़ गया और उसने ऊपर नैरेटिव सेट कर दिया, लेकिन ज़मीन पे क्या हो रहा है? ज़मीन पे वो स्थिति नहीं है, ज़मीन में आपसे एलिनेशन हो रहा है, और वो एलिनेशन भी कोई ऐसा छोटा मोटा एलिनेशन नहीं है, उस एलिनेशन की बहुत एक डीप एलिनेशन है, और उसके पीछे के कारण क्या है आप ज़रूर जो आज मैंने जो एक वीडियो जो जारी किया है जिसका टाइटल है कि क्या राहुल गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे, उसके तहत मैंने बहुत सारे इश्यूज डिस्कस किए हैं, और बहुत एक वो इंटरेस्टिंग आपको लगेगा अगर उसको गंभीरता से आप देखिए। उसके बाद देखिए जो एक बात आती है कि कुछ जो जेरूसलम में कुछ घर इजरायलीज ने डिमोलिश करने की कोशिश की, खासतौर पर कुछ रेजिस्टेंस फाइटर्स की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। बताइए, एक जेरूसलम वगैरह में आम तौर पे ये जब भी चाहते थे कुछ भी करते थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, जनता निकल आई उसमें, इनको लग गया कि बड़ा कन्फ्रंटेशन हो सकता है। उसके बाद अभी आप देखिए फिर नेज़रीम एक्सेस पे फिर से रेजिस्टेंस ने मार की। उसके बाद जो एक स्नाइपर जो हमास के अपने स्नाइपर्स हैं, उन्होंने इजरायली स्नाइपर्स को मार गिराया। देखिए ये जो बड़ी यूनिक बात है, ये एक फिल्म आई थी हॉलीवुड की, हेवन एट द गेट्स या इस तरह से थी,
और उसमें जो है वो स्टालिनग्राड की लड़ाई पे थी। स्टालिनग्राड की लड़ाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई थी। और उसमें जो जूड लॉ है, उसमें जूड लॉ, वो भी दो स्नाइपर्स की लड़ाई के बारे में है कि एक जो रशियन स्नाइपर और एक जर्मन स्नाइपर। जो स्टालिनग्राड की लड़ाई बड़ी भयंकर लड़ाई हुई थी, उसमें मतलब जितने लोग मारे गए थे उसमें शायद विश्व में उस तरह की लड़ाई आज तक नहीं हुई। तो स्टालिनग्राड की लड़ाई में भी तो ये जो हमास कर रहा है, आप देखिए, ये स्नाइपर्स को स्नाइपर्स के पीछे भेज रहा है, आउट स्नाइपिंग द स्नाइपर्स, वो वाली सिचुएशन हो गई। और इसने जो है अपनी अपनी जो गॉल्ड राइफल है और उसको मॉडिफाई किया है। उसके दो वर्जन है। एक वर्जन जो मैंने बताया था आपको, कल भी यूज़ हुआ था राफा में, जो बड़ा वर्जन है, जो छोटे दूरी की उसमें मार करता है। उसके दो, उसमें भी दो वर्जन है, एक छोटी दूरी, एक बड़ी दूरी। और दूसरा जो बहुत ही स्पेसिफिक, जो लंबी दूरी की बहुत जिसमें स्मॉल शेल्स आते हैं, वो शेल्स भी हमास ने मैन्युफैक्चर किए। और उन शेल्स को आप उसमें इजरायली स्नाइपर्स को मारने की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इन्होंने देखिए उसको इजरायली स्नाइपर को इन्होंने मारा, और वो भी राफा में इन्होंने स्नाइपर्स को मारा। इजराइल वहाँ स्नाइपर्स का पूरा एक नेटवर्क बैठा रहा है। उसके बाद देखिए सीरिया से खबर आती है कि सीरियन जो गोलन हाइट्स है उसमें इजराइल ने फिर से एक हमला किया, जो लेकिन सफल नहीं रहा। और फिर बड़ी खबर आती है यमन की, कि यमन की जो यमन ने आज चार शिप्स पे हमला किया। MSC डीगो इन द गल्फ ऑफ एडन, MSC जीना इन द गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन में दो, MSC डीगो और MSC जीना, दोनों ही इजराइल से जुड़ी शिप्स हैं। और उसके बाद जो यमन की मिसाइल फोर्स है, उसने फिर MSC विक्टोरिया, जो इंडियन ओशन में, उसने कहा था यमन ने कि हम इंडियन ओशन से लेकर मेडिटेरेनियन सी तक सब कुछ हम कवर करेंगे। और इसने बताइए कहाँ, यमन और इंडियन ओशन पे इसने MSC विक्टोरिया, अरेबियन सी के पास, वहां पर इंडियन ओशन में इसने MSC विक्टोरिया पे हमला किया। और उस तो मतलब वो आधी मतलब उसको बैटलशिप के रूप में उसको तब्दील किया जा रहा था। इजराइल उसको तब्दील करने की कोशिश कर रहा था, वहां पर इन लोगों ने हमला किया। उसके बाद अब आप देखिए कि वही अल शुका जो नेबरहुड है राफा का, जहां पर जो अब रेजिस्टेंस का गढ़ बन गया, वहां से IDF को हटा दिया है। वहां पर लगातार लड़ाइयाँ होती रहीं, कवाथिया में लगातार लड़ाइयाँ होती रहीं। उसके बाद गाजा में कुछ IDF की फोर्सेस ने फिर से वो जो नेत्जरीम एक्सिस से पीछे से हमला करने की कल कोशिश कर रहे थे, सफल नहीं हुए। वो वहीं नेत्जरीम एक्सिस पर रुक गए, यानी नॉर्थ गाजा के टिप पे। उन्होंने फिर अल जैतून और ताल अल हवा, जो ईस्टर्न गाजा में है, वहाँ पर उन्होंने आके हमले कुछ करने की कोशिश की, मतलब इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की वहाँ से भी, लेकिन रेजिस्टेंस देख रहा था, उसने उनको वहीं से मारा, वो लोग पीछे हट गए। उसके बाद देखिए जो एक परिवार है शरिया फैमिली फिलिस्तीनियों का, उसमें साउथ ऑफ गाजा सिटी, मतलब राफा ने खान यूनिस के आसपास, वहाँ पर पूरा टारगेटेड हमला हुआ, जिसमें परिवार के करीब 5 सदस्य मारे गए। उसके बाद देखिए और 4 इंजर्ड हुए। उसके बाद और भी खबरें आती हैं खान यूनिस से कि 8 फिलिस्तीनी एयर स्ट्राइक्स में और मारे गए, 4 उसमें बच्चे थे। बताइए, ये इस तरह से जुल्म जो है इजराइल कर रहा है, लेकिन अब कब तक करेगा, मतलब उसके भी दिन जो है पूरे हो रहे हैं। उसके बाद देखिए कि रेजिस्टेंस ने फिर एक यूनिक ऑपरेशन किया। इसमें जो इजराइल का एक बेगिन मिलिट्री साइट है, बेगिन मिलिट्री साइट, ये साइट जो है ये भी गाजा से जो लगे एरियाज हैं उनमें है। और बेगिन मिलिट्री साइट को कई दिनों से रेजिस्टेंस मॉनिटर कर रहा था। आज उसने 107 टाइप रॉकेट्स उसने फायर कर दी। और इसमें सीधी बात है, इन्फ्लिक्टिंग डायरेक्ट कैजुअलिटीज अमंग्स द रैंक्स एंड अ फायर वाज ऑब्जर्व्ड एट द साइट। मतलब 100% इजरायली कैजुअलिटीज हुई और वो पूरा जो एरिया है वो जल उठा। उसके बाद देखिए क्या होता है कि फिर इजराइल जो है वो कुछ हिजबुल्लाह पे हमला करता है, जो फिर वही आज इजराइल के सारे जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो असफल हो रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि ऊपर में कहीं बहुत बड़ा डिवीजन है कि अपनी फोर्सेस को जो वो भेज रहे हैं वो पूरी तरह से ब्रीफ या तो नहीं कर रहे हैं, या उनके जो
पायलट्स हैं वो कुछ उसमें गड़बड़ी कर रहे हैं। इसराइल के अंदर क्या हो रहा है देखिए, बड़ा ही, क्योंकि कुछ भी वहाँ पर विरोध भी चल रहा है। जब आपको बताएं, एक खबर बीच में मैं भूल गया कि जब ये बात आई कि हमास ने एक्सेप्ट कर लिया सीज फायर, तो जनता फिर सड़क पे आ गई। कल रात को नेतन्याहू के घर की तरफ मार्च हुआ और जिसमें ये कहा गया कि देयर ब्लड इज ऑन योर हेड, तुम्हारे सर पे अगर वो मारे गए होस्टेजेस तो तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारे सर पे उनका खून है, तुम खून, मतलब ये जो बात है। और उसमें देखिए कुछ पेंटिंग, वो जो कुछ रेड पेंट, वो भी कुछ प्रोटेस्टर्स लाए थे कि वो फेंक के और उसके नेतन्याहू के घर को पूरा लाल कर दे, लेकिन उसको पुलिस ने रोका, उसमें झड़पें हुई। ये पूरी जो है ये प्रक्रिया चलती रही। और इधर राफा पे अपनी जो लड़ाई है, 60 कैलिबर मोटर शेल्स भी पहली बार राफा में रेजिस्टेंस लाया। अल जैतून में लगातार जो है वो एक पैरेलल लड़ाई चल रही, दो फ्रंट पे, राफा और अल जैतून पे लगातार ये लड़ाई ये चलती रही। उसके बाद देखिए कि जो रमल्ला में वेस्ट बैंक में, वहाँ भी आईडीएफ ने फिर से इन्वेजन की कोशिश की, सफल नहीं हुआ, एक बच्चा उसमें इंजर्ड हुआ। उसके बाद देखिए तीन लोग जो हैं, 3 फिलिस्तीनी वो शहीद हुए गाजा स्ट्रिप में, सिविलियंस, उनको इजराइल ने मारा। ये जो राफा के पास, राफा पे एक जो और बम्बार्डमेंट हुआ आज। फिर उधर रेजिस्टेंस ने जो D9 बुलडोजर है उसको, इजराइल का जो D9 बुलडोजर है उसको अल साबरा जो इलाका है गाजा में, वहाँ पर अल यासीन 105 शेल से उसको ध्वस्त कर दिया। उसके बाद अब देखिए PFLP का जो स्टेटमेंट आता है, क्योंकि आज क्या है, जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जब एक्चुअली वो ये कह रहा था कि हम आगे जो इजराइल को हथियार हम भेजते हैं या बॉम्ब्स भेजते हैं, हम उसके सेल पे या उसके ट्रांसपोर्ट पे हम रोक लगा रहे हैं फिलहाल, क्योंकि राफा में हमले की इजाज़त हम नहीं दे सकते। उसमें उसने ये मान लिया कि हमने जो पहले बम, अब जो बाइडेन का क्या है ना, अभी दिमाग उसका बार बार वो कुछ वही है कि मतलब गोइंग टू चाइना, वॉकिंग टू जापान, वो वाली सिचुएशन है, कुछ का कुछ बोल जाता है। अभी उसने ये कह दिया कि जो पहले हमने हथियार भेजे थे उससे सिविलियंस गाजा के मारे गए, अब हम वो हथियार नहीं भेजेंगे। बताइए, मतलब आप देखिए पूरा राइट विंग, मोदी का पूरा एक सटकी हुई एक पूरी सिचुएशन है। अडानी और अंबानी को गाली देने लगा अचानक, चाहे वो राहुल गांधी को उकसा रहा हो कुछ बोलने के लिए, लेकिन फिर भी आप देखिए तो इस लेवल पे आ गया। और यहाँ पर जो बाइडेन, मतलब ऐसा लगता है कि ये कल ये ना कह दे कि हम ही ने नेतन्याहू से कहा था कि तुम जो है सब सिविलियंस को मारो और उसमें पूरी हमारी सहमति थी, कह सकता है ये, क्योंकि इसका दिमाग जो है, और अमेरिका का जो पूरा इस समय इस्टेब्लिशमेंट है वो हिला हुआ है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे अपनी डोमेस्टिक सिचुएशन कंट्रोल करें, इलेक्शन को देखें और इधर नेतन्याहू को देखें। वो ये सारी चीज़ें जो हैं, देखिए जो सरमाएदार ताकतें होती हैं, जिनके पास पैसा होता है, पावर होती है, हथियार होते हैं, बहुत पावरफुल होती है, लेकिन उनके अंदर एक चीज़, उनका भी समय आता है। और उनका समय कैसे आता है? उनका समय जब कोई रेजिस्टेंस फोर्स खड़ी होती है तब आता है, और दूसरा समय ये भी आता है कि जब उनके अंदर डिवीजन होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। और हर धर्म ने भी हमको यही सिखाया है, हर विचारधारा ने भी हमको यही सिखाया है कि चेंज इज द लॉ, कि चेंज तो है वो तो होगा, परिवर्तन तो होना ही होना है। ऐसा स्टैटिक नहीं रहेगा कि चीज़ें स्टैटिक, केवल एक जो सुप्रीम ताकत है, अल्लाह कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, वही स्टैटिक है। अदरवाइज दुनिया जो ये है ये तो चेंजिंग, एवर चेंजिंग है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में माया कहा जाता है, इस्लाम में भी लगातार ये दुनिया देखिए वो परिवर्तित होती है, और उसमें कितनी कितनी चीज़ें कि अगर मुसलमान अपने रास्ते से भटके तो उनके ऊपर जो अल्लाह हैं वो दूसरे ये रूलर्स को रख देंगे, इस तरह से। तो लगातार चेंज की बात जो है वो देखिए कुरान में है, हमारी गीता में है, और वो उन सारी चीज़ों को लेके आधार बना के हिस्टोरियंस ने बहुत मॉडर्न जो हिस्ट्री है उस पर किताबें लिखी। और अभी आप देखिए तो इब्न खालदून का बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने जो इज वन ऑफ द फर्स्ट हिस्टोरियंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, जो अरबिक हिस्टोरियन, और उन्होंने भी कुरान
को ही बेस बना के अपनी पूरी मेथोडोलॉजी इवॉल्व की और फिर उनकी मेथोडोलॉजी को लेके जो वेस्टर्न हिस्ट्री है वो आगे बढ़ी। अब आप देखिए कि जो ये जो पूरी एक बात आ गई कि पीएफएलपी ने इस बार चाइना का नाम लिया और ये कहा कि जो एक रेजिस्ट, मैं आपको पहले कह चुका हूं कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो केवल यमन, हमास और हिजबुल्ला तक सीमित नहीं है या इराक तक, वो रशिया और चाइना को भी इंक्लूड कर रहा है। और यही पीएफएलपी ने कहा। पीएफएलपी ने कहा है कि ये जो एक नया एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इमर्ज कर रहा है जिसमें रशिया और चाइना भी आ रहे हैं और ये लोग जो हैं ये वर्ल्ड लेवल पे लोग उभर रहे हैं, ये जो नया एक्सेस है। और 7 अक्टूबर वो टर्निंग पॉइंट है जिसने दुनिया बदल दी और 7 अक्टूबर के बाद से दुनिया वो नहीं रही जो उसके पहले थी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इजराइल का प्रोपेगेंडा है कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के बीच डिसएग्रीमेंट्स हैं, ये हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब एक हैं। हमने सब ने सीज फायर जो माना है उस सीज फायर को हमने सब मिल के माना और उसके बाद इजराइल जो है पूरी तरह से डिफेंसिव में चला गया। वो आपने देखा। अभी क्या हो रहा है कि इधर आज एक और बड़ी घटना हो गई कि वो जो मैं आपको बता रहा था कि वो जो वीडियो जो इजिप्ट के रेजिस्टेंस ने जो सीधे जो वो है जो मोसाद एजेंट है उसको जो मारा, उसका वीडियो रिलीज किया और उसके वीडियो में सीधे दिखाई पड़ रहा है कि कार है और कार में जाके धाएं धाएं गोली मार रहे हैं और वो पूरा वीडियो। और इजिप्ट तिलमिलाया हुआ है, मतलब इजिप्ट को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहाँ से इस तरह का एक रेजिस्टेंस, क्योंकि इजिप्ट में जो सीक्रेट पुलिस है उसको अपने को बहुत एक वो मानी जाती है, बहुत मजबूत मानी जाती है, लेकिन सीक्रेट पुलिस धरी के धरी रह गई। जब हो सकता है सीक्रेट पुलिस के अंदर रेजिस्टेंस के लोग हों, जैसे जब इसराइल के आर्मी के अंदर ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने हमास की मदद की 7 अक्टूबर को, तो फिर इजिप्ट क्या है? इजिप्ट किस खेत की मूली है? तो ये देखिए, ये जो एक महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद अभी राफा में फिर से वही पूरा एक जो राजनीतिक लेवल पे जो बयानबाजी इजराइल और हमास के बीच हो रही है वो होती रही, जमीन पे लड़ाई भी ये पूरी होती रही। और ये देखिए एक बड़ी खबर आती है कि इजरायली मीडिया में, और ये खबर क्या है कि नॉर्दर्न अथॉरिटीज, जो नॉर्थ इजराइल है, विल अनाउंस ऑन इंडिपेंडेंस डे, जो इजराइल का इंडिपेंडेंस डे है अभी कुछ दिनों में आएगा, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ गैलीली एंड सेसेशन फ्रॉम इजराइल। इजराइल के अंदर एक नया राज्य बनेगा जो इजराइल से तोड़ के स्टेट ऑफ गैलीली, जो नॉर्थ इजराइल है, जो हिजबुल्लाह से लगा हुआ है। अब ये तंज भी हो सकता है क्योंकि इजराइल प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है गैलीली जो रीजन है, जो कि उसको गैलीली कहते हैं, जो हिजबुल्लाह जो लेबनान बॉर्डर से लगा हुआ रीजन है। तो जो उसको ये इजराइल प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, हिजबुल्लाह लगातार मार रहा है और अलग देश की बात कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं तंज हो सकता है कि एक चढ़ाने के लिए, लेकिन एक बात तो है ना कि आदमी जब दूसरे को चढ़ाता है तब भी उसके अंदर उसको कोई सेटबैक लगा है ना, तभी तो चढ़ा रहा है। तो ये जो पूरी एक देखिए पूरी और एक इजराइल में नया संगठन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जोन फोरम। अब कॉन्फ्लिक्ट जोन फोरम क्या है? ये इजराइल के कुछ चुने हुए बुद्धिजीवियों का फोरम है और ये लोग जो हैं बेसिकली वहीं बेस्ड है नॉर्थ इजराइल में, गलीली में। और ये इन लोगों का कहना है कि जो बहुत सारे जो नेतन्याहू है बेसिकली उसके खिलाफ हम लोग हैं और नेतन्याहू अगर जो है वो बहुत ज्यादा समय तक रहा तो नेतन्याहू तो ये इजराइल को तोड़ देगा। देखिए, पहली हम इस बात को कह रहे थे आपसे कि इजराइल के अंदर कुछ भी हो सकता है, देश टूट सकता है पूरी तरह से, सोल्जर्स वहां के विद्रोह पे उतारू हो सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। अब देखिए ये सब पूरा एक बैकग्राउंड चल रहा है और उधर अपना रेजिस्टेंस शुआत एक्सप्लोजिव से, अल यासीन 105 से लगातार अल जैतून पे अपनी पकड़ और मजबूत बनाता जा रहा है। अल जैतून हमास के ही कब्जे में था, लेकिन क्या है इनकी लड़ने की टैक्टिक्स हमास की ये है कि आईडीएफ अगर उसमें घुसा उस क्षेत्र में जहां उसका कंट्रोल है तो हमास के लोग पहले पीछे हट जाते हैं, पीछे हट के वो आईडीएफ के लोगों को सेटल होने देते हैं। जब सेटल हो जाते हैं आईडीएफ के लोग तो उसके करीब 3-4 घंटे बाद वो अपना शुरू करते हैं।
पहले अल यासीन 105 शल से शुरू करेंगे, फिर शुआत लाएंगे, फिर और घोल राइफल लाएंगे। इस तरह से जो और भी जो हथियार हैं जो हमास के वो लाएंगे। इसके बाद देखिए जो शेख अजलीन जो नेबरहुड है साउथ गाजा में, वहाँ पर भी बम्बार्डमेंट हुआ। उसके और एक बड़ी खबर देखिए आती है कि राफा में जो इजरायली सोल्जर्स मारे गए। कैसे मारे गए? सुरंग वहां पर जो मैंने आपसे कहा था कि सुरंग जो वहां पर एक राउंड अबाउट है वो धसा हुआ है, वहां सुरंग है, वही हुआ। इजरायली जो कमांडो यूनिट हारी थी अभी कुछ दिन पहले, वो तो है ही, अभी आज भी एक इजरायली प्लेटून पूरी 10 लोगों से ज्यादा वो वहां फंस गई सुरंग में। उसको लुभा के हमास के फाइटर्स लाए और सुरंग को बूबी ट्रैप करके उसको उड़ा दिया। इसमें देखिए जो खबर आ रही है कि इंजीनियरिंग यूनिट थी, वो एक इंजीनियरिंग यूनिट आईडीएफ की, और उसमें 3 व्हीकल्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। एक जो डिगर जो कि खोदने वाली एक मशीन होती है वो डिस्ट्रॉय हुई है, और कई सोल्जर्स जो पूरे प्लेटून में थे 10 से लेके 10 थे, मिनिमम 10 होंगे, ज़्यादा ज़्यादा 15 होंगे, उनमें या तो वो मारे गए हैं और या उनको चोटें आई। एक और बहुत बड़ा धक्का राफा में इसराइल को लगा है। उसके बाद देखिए जो एक फिर वही बात है, ह्यूमैनिटेरियन जो पूरी क्राइसिस है वो लगातार जो इजराइल गाजा में बढ़ी रही है, फैमिन की पूरी सिचुएशन है। लेकिन उसमें एक चीज़ ये हो रही है कि रेजिस्टेंस अपना अंदर ही अंदर कुछ इंतज़ाम कर रहा है, और इस चीज़ को वो अभी बाहर नहीं ला रहे, क्योंकि ये बात इशारों में, बहुत सारी बातें इशारों में भी कही जा रही हैं, और वो चीज़ें मैं आपके सामने डिकोड करूँगा। लेकिन जो बात है कि रेजिस्टेंस खुद अपने आप तैयारी कर रहा है कि वो राफा के और गाजा के लोगों को एक तरह से भुखमरी से बचाए, इजराइल के बिना या दुनिया की मदद के बिना। कोई वो अपने बल पे ही वो लोग कर रहे हैं, और वो कहाँ से इंतज़ाम कर रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए वो अगर आपका दिमाग उस तरह का लड़ाई के जोन में आप हैं और अगर आप लड़ रहे हैं, जैसे हम लोग खुद ऐसी स्थिति से गुजर चुके हैं, वहाँ आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते हैं जो पहले नहीं आते, पहले नहीं आ सकते। जब दुश्मन सामने होता है, जब क्राइसिस होती है, ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते हैं और आप हर समस्या का हल निकालते हैं। तो वो देखिए एक पूरी स्थिति है। फिर इस्लामिक जो रेजिस्टेंस ऑफ इराकी रेजिस्टेंस ने फिर हमला किया उसी अल रश पे, इलियात पे, लगातार उसको इराकी रेजिस्टेंस टारगेट किए हुए है। और फिर मितुला पे हिजबुल्लाह ने फिर से अटैक किया। जो पेट्रियट इजराइल का जो मिसाइल सिस्टम है डिफेंसिव, वो एक्टिवेट हुआ। और उसके बाद देखिए जो अस्कलान ऑयल पोर्ट इजराइल का है, वहाँ पर इराक ने मारा पहली बार। ये जो अस्कलान, जो इसको एस्कलॉन भी कहते हैं, तो ये जो है अस्कलान ऑयल पोर्ट, इसमें हिजबुल्लाह पहले मार चुका है, लेकिन इराक से इसमें पहली बार हमला हुआ है। फिर श्लोमी में जो गलीली में है, वहाँ पर फिर से एक हमला हुआ। और इराकी रेजिस्टेंस ने फिर से नेवातीम, जो एक एयरबेस है नेवातीम, ये नॉर्थ और साउथ इजराइल के बीच में, यहाँ पर इन्होंने इराकी रेजिस्टेंस ने फिर से मारा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए जो पूरे अखबारों में जो बात शुरू हुई, और यहाँ मैं आपको बताऊं, जो इस समय बीबीसी और तमाम जो ऐसे अखबार हैं, वो जो देखिए बोल रहे हैं, उनका जो पूरा थ्रस्ट है वो यही है कि नेतन्याहू के खिलाफ होता जा रहा है। आज गार्जियन ने पूरा लिखा कि ये सारे अखबार एक समय इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे, नेतन्याहू तक को सपोर्ट कर रहे थे। जब फेल होते देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि नेतन्याहू को ये पीस डील मान लेनी चाहिए, और नेतन्याहू के सामने और मतलब और कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर वो मानता है तब भी वो हारा है, और अगर वो रिजेक्ट करता है तब भी वो हारा है। दोनों ही स्थिति में वो इंटरनेशनल आइसोलेशन फेस करेगा। ये आज की देखिए 9 मई की जो खबरें थी, और कल हम फिर मिलेंगे। मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ, और आपसे एक गुजारिश फिर से है कि आप ज़रूर से कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।